चलो, इस चैप्टर में इससे पूर्व जो संबंधों के बारे में हमने व्याख्या की थी उसको आगे लेते हुए चलते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन की बात। y जनरली हम दिखाते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये गणितीय रूप है दिखाने का फंक्शन का। यहाँ पर जो एफ एक्स का अर्थ जो होता है वो क्या होता है कि x के रूप में लिखा गया कोई भी व्यंजक। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस 5। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि y को हमने x के पदों में लिखा गया है, पदों में लिखा है। यानी कि जो इसका राइट हैंड साइड है उसमें जो टर्म्स हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस 5, ये एक बहुपदी व्यंजक है जो x के पदों में लिखा गया है। तो इसको x के पदों में जो लिखा गया है इसी को हम बोलते हैं एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब है x के पदों में लिखा गया कोई व्यंजक, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे हम बोलते हैं एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर दो चर एक दूसरे से संबंधित हैं। एक चर आपको यहाँ पर y है दिख रहा होगा और एक चर यहाँ पर आपको x है। ये दो चर, इनमें से एक चर का मान दूसरे चर पर निर्भर करता है। जिस चर पर निर्भर कर रहा है वो चर यहाँ पर x है। तो x को हम बोलते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x के मानों पर y का मान निर्भर करता है, इसलिए y को हम बोलेंगे परतंत्र चर, डिपेंडेंस वेरिएबल। तो इसी को लेते हुए अगर हम चित्र से दिखाने की कोशिश करें तो अगर मैं x के विभिन्न प्रकार के मान लूं, वैल्यूज रखूं, माना अगर मैं इसको उदाहरण को जरा सिंपल कर देता हूं आप लोगों के लिए। सपोज y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। अगर मैं x का मान 1, 2, 3 अपने मन से कुछ भी रखते जाऊं, क्योंकि x स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर उसी को कहेंगे जिसका मान हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने x के मान अपने मन से रख लिया 1, 2, 3, लेकिन प्रत्येक x के लिए y के मान को हम अपने मन से निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि y जो है x से संबंधित है। x के साथ y का कोई ना कोई यहाँ पर संबंध है और इसी को हम बोलते हैं फलन। इसी को हम क्या बोलते हैं? फलन। तो यहां पर जो है x के मान तो हमने अपने मन से सिलेक्ट कर लिए थे, परंतु y को मान पर हमारा कोई कमांड नहीं है। y का मान पूर्णतः x पर निर्भर है। तो आप y के मान कैसे निकलेंगे? तो उसके लिए हम x का मान क्रमशः 1, 2, 3 रखेंगे। उसके संगत जो आपको y के मान मिलेंगे उनके हम टेबल बनाते हैं। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूं यहाँ पर, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज 3। अगर x का मान 2 रखूं, 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5। अगर x का मान 3 रखो, 3 2 जा 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो इसका मतलब क्या है? इस नियम के तहत, नियम क्या है? जो फंक्शन है वो क्या है? वो नियम है, वो समीकरण है। ये नियम को दिखा रहा है, ये डेफिनेट रूल और रेगुलेशन को दिखा रहा है जिससे x और y आपस में कनेक्टेड है। वो उसके अगर तत्व के हिसाब से देखा जाए तो जब x का मान 1 है तो y का केवल मान 3 है। अगर मैं x के मानों को यहां पर रखने की कोशिश करूं 1, 2 और 3, तो y के मान 3, 5 और 7 आ रहे हैं। तो इसमें से जो x के मान 1 के लिए y का संगत मान 3 है, तो यानी कि 1 जो है संबंधित है वो 3 से है। यानी कि हम बोलेंगे कि ये जो फलन है इस फलन में 1,3 संबंधित है। क्रमिक युग्म में 1 का संबंध 3 से है इस रूल के अनुसार। इसी प्रकार से 2 का संबंध 5 से है, 2 संबंधित है 5 से, तो हम इसको क्रमिक युग्म में ऐसे लिख सकते हैं 2,5। इसी प्रकार से 3 का संबंध 7 से है। अगर मैं मैपिंग में दिखाऊं तो 3 का संबंध 7 से है, मैंने एरो लगा दिया। तो यहां पर ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूंगा तो मैं 3 का संबंध 7 से, 3,7 ये क्रमिक युग्म, इनको मैंने समुच्चयबद्ध कर दिया। तो ये मैपिंग के द्वारा दिखा रहा हूं, यहां पर मैं क्रमिक युग्मों के द्वारा दिखा रहा हूं। क्रमिक युग्म के द्वारा मैं जो दिखा रहा हूं 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 5 से है और 3 का संबंध 7 से है। मैपिंग में मैंने दिखा रखा, आपको दिख रहा होगा। जो इसमें y इक्वल टू एफ एक्स या y इक्वल 2x प्लस 1 दैट इज 2x प्लस 1 क्या है? एफ एक्स है। अगर मैं इनको मैपिंग में दिखा रहा हूं तो पहला वाला जो पोर्शन है वो x का समुच्चय है। इसमें मैपिंग में जो दूसरा वाला भाग है वो y का समुच्चय है। यानी कि वो y का समुच्चय का मतलब वो y की जितने भी मान है इस फलन में, y के जितने मान है उनको कंटेन करता है। और x का मतलब है x के जो स्वतंत्र चर के मान हमने अपने मन से रखे गए हैं 1, 2, 3, ये x जो है उनके मान को दिखाता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है
तो स्वतंत्र चर के जो मान है जिनको हमने अपने मन से रखा है 3, 5, 7, उसको हम बोलते हैं इनपुट वैल्यूज। और हर किसी इनपुट वैल्यूज के लिए यहां पर y इक्वल्स 2x + 1 के संबंध के अनुसार, कनेक्टिविटी के अनुसार y का एक निश्चित मान आया है, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट वैल्यूज। तो y जो समुच्चय है वो किसी फंक्शन का आउटपुट वैल्यूज का समुच्चय है, और x जो है उस फलन की जो हमने अपने मन से रैंडमली रखी गई है, स्वतंत्र रूप से चुनी गई है x के मान, उनकी वैल्यूज है, उसको हम इनपुट बोलते हैं। इस प्रतिबिंब का आपको स्पष्ट हो जाएगा। x1, x2, x3 x को बिलोंग करते हैं, x के समुच्चय हैं, और y1, y2, y3 y को बिलोंग करते हैं। यहां पर जो आपको दिख रहा होगा कि दो y के लिए, y2 और y3 के लिए x में केवल एक मान है x1। तो अगर मैं इसको क्रमिक रूप में दिखाऊं तो x1 संबंधित है y2 से और x1 ही संबंध है y3 से। ऐसी स्थिति में यह फलन नहीं है। फलन तभी माना जाएगा जब प्रत्येक x के लिए y में एक ना एक इमेज अवश्य हो, परंतु इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। मतलब y2 का दो y के लिए x में एक ही समुच्चय होना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो फलन नहीं होता है। यहां बात करते हैं, अभी मैं x की जो वैल्यूज कह रहा था जिसके लिए y में अवश्य कोई मान है, x की वे समस्त समुच्चय, x के वे समस्त समुच्चय जिनका y में अवश्य कोई मान है, जैसे 1, 3, 2, 5, 3, 7, तो ये जो समुच्चय है 1, 2, 3 ये कहलाता है डोमेन। 1, 2, 3 यहां पर कहलाता है इस फलन का, दिए गए फलन का डोमेन। और प्रत्येक x के लिए y में जो मान है वो मान क्या है 3, 5, 7, और इसको बोलते हैं हम परिसर। परिसर का मतलब परिसर जो समुच्चय होगा, इस फलन का जो समुच्चय होगा वो क्या होता है 3, 5, 7। इसके अलावा एक कोडोमेन भी होता है फंक्शन का। कोडोमेन का मतलब है कि y समुच्चय में सभी संभव वैल्यूज, जो भी पॉसिबल मान है y के, जिनमें रेंज भी इंक्लूड है, उन समस्त मानों का समुच्चय को हम बोलते हैं समुच्चय फलन का कोडोमेन। तो यहां पर अगर कोडोमेन की बात करेंगे इसके लिए, तो कोडोमेन होगा 3, 5, 7 और 8, इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। तो फंक्शन के बारे में आप तीन चीज भली बात समझ चुके होंगे कि डोमेन क्या होता है, परिसर क्या होता है, या कोडोमेन क्या होता है, सैद्धांत क्या होता है, या फलन कब एक फलन कहलाएगा। तो उसके लिए फलन को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए मैंने आपको बताया कि फलन उसी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक x के लिए y में अवश्य ही एक ना एक मान अवश्य होता है, उसको हम बोलते हैं फलन। इसके अलावा फलन अन्य स्थितियों में परिभाषित नहीं होता है। यानी कि अगर 2x हैं, 2x के लिए y के भिन्न भिन्न मान है या एक ही मान है, तब तो फलन है। यदि 2y के लिए x का एक ही मान है, तो ऐसी स्थिति में वो फलन नहीं होता है। तो यह आपने बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है कि कब कोई दिया गया फलन है। यदि वो दिया गया फलन क्रमिक युग्म में है, तो क्रमिक युग्म में जो फलन के जो पहले मान होते हैं वो x को दिखाते हैं, अर्थात वो डोमेन को दिखाते हैं। अगर मैं यहां पर ही बात करना चाहूं तो जैसे हमने यहां पर प्रांत और डोमेन और रेंज की बात की, तो अगर मैं इनको क्रमिक युग्म में दिखाऊं तो 1, 3 था और 2, 5 था और 3, 7 था। ये एक फलन को परिभाषित करने वाला संबंध है। तो इस संबंध में जो पहले अव्यय हैं क्रमिक युग्म के, प्रत्येक क्रमिक युग्म के जो पहले अव्यय हैं वो 1, 2 और 3 है। ये दिखाएगा फंक्शन के प्रांत को। और इस क्रमिक युग्म में जो दूसरे अव्यय है प्रत्येक क्रमिक युग्म के, वो है 3, 5 और 7, वो दिखाएगा दिए गए फलन के परिसर को, रेंज को। अगर मैं यहां पर दिखाना चाहूं तो डोमेन जो होगा, यहां पर डोमेन का अगर समुच्चय बनाना चाहें तो वो क्या होगा 1, 2, 3। और इसी प्रकार अगर इसी संबंध के लिए अगर हम रेंज की बात करें, रेंज के अगर समुच्चय को दिखाने की कोशिश करें तो सेकेंड अव्यय है उसके 3, 5 और 7। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो दिया गया फलन है वो कब फलन होता है
यदि वो फलन है तो उस फलन के डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा या कोडोमेन क्या होगा। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। इससे अब आगे बात करेंगे कि जो फलन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में अब आगे बात करेंगे।